चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। अगर कोई बॉडी पर, कोई पार्टिकल पर, कोई ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड हम कर रहे हैं तो उससे वर्क एनर्जी थ्योरम हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। whatever the force is applied on the particular particle or on a object, due to that force the work is done, and due to that work there will be change in its kinetic energy। ठीक है, कोई भी पार्टिकल के ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे कुछ वर्क डन होगा और इस वर्क डन से उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। अब वो हम डिराइव करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए वन डायमेंशन में कोई एक पार्टिकल के और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन एज पर काइनेमेटिक्स इक्वेशन वी हैव द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad। ठीक है, नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय हाफ। तो द फर्स्ट टर्म विल बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम इंटू 2ad। तो आप देखिए ये यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये v यानी फाइनल स्पीड है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल स्पीड है तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 2 कैंसिल हो गया, रह गया एम ए डी। अब एम ए डी में m इंटू ए प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन तो होता है फोर्स, तो के एफ माइनस के यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। और हम तो जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को तो क्या कहते हैं, वर्क डन। तो और फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के इक्वल्स टू आ गया W। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, बट बाय विच अप्रोच, बाय कांस्टेंट फोर्स अप्रोच। क्लियर, ये समझ में आ गया सबको? चलिए गुड। चलिए अभी फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, बट एक नए अप्रोच के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, दैट इज अ वेरिएबल फोर्स। नाउ वी वांट टू डिराइव वर्क एनर्जी थ्योरम बाय विच अप्रोच, वेरिएबल फोर्स। तो मेरे पास फिर से वही इक्वेशन है k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ आई एम डेरिवेटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dk बाई डी टी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt। इसमें से हाफ नंबर कांस्टेंट, मास को मैंने कांस्टेंट ले लिया तो वो हाफ एम बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव हो जाएगा वी स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, तो हाफ एम बाहर कांस्टेंट था, डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा 2v, और इसका इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 2 को छोड़ देना है, सिर्फ v रह जाएगा। पहले मैंने क्या किया, पूरे वी स्क्वायर को डेरिवेट किया एज ए वन फंक्शन, तो उसका आंसर आ गया 2v। अब 2 को छोड़ देना है, पावर छोड़ देना है, सिर्फ v रहना है, बराबर सिर्फ v का डेरिवेटिव लेना है, तो dv बाई dt। इसको कहते हैं इनर फंक्शन डेरिवेटिव, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो 2 तो कैंसिल हो गया, ये m इंटू वी रह गया, और dv बाई dt यानी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का इक्वेशन आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन। बट आप पहचानो कि मास इंटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को तो क्या कहते हैं, फोर्स, और वेलोसिटी को मैं डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी तो लिख सकता हूँ ना। सो m इंटू ए की जगह पर फोर्स आ गया और v की जगह पर dx बाई dt आ गया। तो आप देख सकते हो dt dt दोनों साइड कॉमन है, तो उसको जाने दो, तो रह जाएगा dk इक्वल्स टू f इंटू dx। लेकिन मुझे तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव को निकालने के लिए मैं दूसरा एक कंसेप्ट यूज करूंगा मैक्स का, दैट इज इंटीग्रेशन। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी के इक्वल्स टू एफ, बाहर निकाल दिया मैंने, तो इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल लिमिट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का के आई, और अपर लिमिट यानी फाइनल लिमिट आ जाएगा के एफ। यहाँ पर लोअर लिमिट आ जाएगा एक्स आई, तो यहाँ पर अपर लिमिट आ जाएगा एक्स एफ। ठीक है, तो आप एलएचएस में देखिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ डी के हो जाएगा के विद लोअर लिमिट के आई टू अपर लिमिट के एफ, और आरएचएस में सेम एफ इंटीग्रेशन एक्स आई एक्स एफ इंटू डी एक्स। So limit will be solved as upper limit minus lower limit, तो kf minus ki equals to f integration xi to xf dx। और ये जो RHS वाला टर्म है ना, इसे कहते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, क्योंकि आप देखिए पोजीशन चेंज होने वाला है, पोजीशन चेंज होगा तो वर्क डन भी चेंज होगा। सो दिस वर्क डन इज नोन एज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यानी इसे सीधा हम लिख सकते हैं एज ए W। तो ये LHS में था डेल्टा के और RHS में आ गया
W। तो ये हमने फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव किया, लेकिन कौन से अप्रोच से? वेरिएबल फोर्स से। समझ में आया सबको? यस। चलिए अब वही वर्क डन देख लेते हैं बाय वेरिएबल फोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वन डायमेंशन में देख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन, तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर होगा विथ अ लोअर लिमिट xi टू x1 टू अपर लिमिट x2, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन fx dx विथ अ लोअर लिमिट xi टू अपर लिमिट x2, यानी x1 x2 चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, यानी ये वेरिएबल फोर्स हो गया, और वेरिएबल फोर्स से ही हमें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अलॉन्ग y एक्सिस लेता हूं तो उसका लोअर लिमिट हो जाएगा y1 और अपर लिमिट हो जाएगा y2, तो w कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन y1 टू y2 fy dy, where f is a function of y. Similarly, if I want to find out work done along a z axis with a lower limit z1 और upper limit z2, तो इंटीग्रेशन z1 टू z2 fz dz। ठीक है। और यहाँ पर एक ग्राफ भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये पोजीशन है तो चेंज इन पोजीशन आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट, और ये अप्लाइड फोर्स है, और रैंडमली ऐसा कुछ आर्बिट्ररी कर्व है। तो इस ग्राफ के नीचे का ये जो एरिया होगा ना, एरिया, उस एरिया को अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, वो आपको देगा वर्क डन, क्योंकि एरिया जब भी आपको ग्राफ में एरिया कैलकुलेट करना तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दी टू एक्सिस। तो यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, या तो चेंज इन पोजीशन है, तो चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि एरिया अंडर एफ वर्सेस एक्स ग्राफ गिव्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स Fx ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x1 टू x2, यानी इतना पोर्शन का ग्राफ का एरिया आपको वर्क डन देगा बाय दैट पर्टिकुलर वेरिएबल फोर्स। डन? क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। What do you mean by conservative force? If the work done by a force depend only on the end points, मतलब कि initial and final point, and the net and not on the path along which it is moved, such force is called conservative force. यानी ऐसे force, ऐसा work done जब हम किसी force से करते हैं जो सिर्फ एंड पोजीशन पर डिपेंड करता, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, ना कि उसके पाथ पर डिपेंड करेगा, उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये सारे फोर्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, ना कि उनके पाथ पर। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड करता है, और उस पाथ पर जहाँ पर बॉडी हम मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर सबको ये? थैंक यू।